बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। आपने जो बारीकियां रखी हैं फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में, संविधान की जो अच्छाइयां हैं वो बहुत बाखूबी से आपने जो उनकी बारीकियां हैं वो सामने रखी हैं। और साथ ही साथ आपने जो कहा है कि इतने सालों से जो जिंदा है अचीवमेंट है, और इसको जिंदा रखने में हम सब की एक भूमिका है, और आगे भी ऐसी बनी रहेगी इस उम्मीद के साथ मुझे है कि ये जिंदा रहेगा और मजबूती से हम जाएंगे इसको लेकर। और जो आपने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भी कोड किया, उनकी जो उनकी एक वो थी सोच कि अगर अच्छे लोग होंगे तो बहुत अच्छा संविधान होगा, अगर खराब लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे खराब होगा। नो डाउट आज हम देख रहे हैं वो चीज हमारे सामने है कि किस तरह से खराब लोगों के हाथ में ये आ गया है और किस तरह से इसको खराब करने की और कोशिश की जा रही है। लेकिन लोगों ने, किसानों ने और लोगों ने जो एक हिम्मत के साथ जो सामने आए हैं किस एक अपने संविधान को बचाने के लिए, अपना स्ट्रक्चर को बचाने के लिए, अपना डेमोक्रेटिक वैल्यू को बचाने के लिए, वो एक काबिल तारीफ है। तो मैं साथियों से निवेदन करूंगा कि प्रशांत जी से और विचित्र साहब, मणि राठौर जी से जो सवाल पूछना चाहते हैं वो सवाल करें। और जस्टिस पाटिल जिससे मेरी अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है, उनका वही नेटवर्क प्रॉब्लम है, बिल्कुल नेटवर्क वहां पे एकदम बंद किया हुआ है गवर्नमेंट ने, बहुत परेशानी हो रही है उनको। और वो आना चाह रहे थे लेकिन उन्होंने यह कहा कि कभी भी एनी टाइम, अगर आज आप फिजिकल कराना चाहते हैं तो मैं फिजिकल आने को तैयार हूं आज भी, अगर आप चाहते हैं। और बड़ा ही अफसोस उन्होंने जता रहे हैं वो, लेकिन तो भी कहा कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं जुड़ने की कोशिश करता हूं। कुछ जो किसान साथी हैं वो भी मदद कर रहे हैं उनकी इसमें, लेकिन कुछ ज्यादा कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है। तो मैं साथियों से निवेदन करूंगा जो हमारी बात सुन रहे हैं, जो साथी आज के प्रोग्राम में। और साथ ही साथ एक और खबर दे दूं कि हमारा लाइव टेलीकास्ट भी चल रहा है फेसबुक के थ्रू, और जो हमारा फेसबुक का जो पेज है उसके थ्रू, और हमारा यूट्यूब चैनल के थ्रू भी। तो जो साथी यहाँ पर उपस्थित हैं जिनके दिमाग में अगर कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो जरूर एक एक करके वो पूछें। नहीं, मेरा एक सवाल है, मैं पूछ सकता हूँ? मतलब वक्ता भी तो पूछ सकता है ना सवाल? नहीं बिल्कुल पूछ सकते हैं सर, पूछिए पूछिए सर। तो मेरा सवाल वैसे तो आपसे है और हमारे जो राठौर साहब से भी है। और वो सवाल ये है कि जैसे जो मैंने चर्चा की थी कि संविधान को अचानक हम देख रहे हैं कि एक बहुत यानी सुप्रीम कोर्ट में इंक्लूसिविटी नहीं है, और जिस तरीके के लोग आने चाहिए, मतलब तमाम मुख्तलिफ क्षेत्रों से लोग आने चाहिए, वो नहीं आ रहे सुप्रीम कोर्ट में। महिलाओं की संख्या बड़ी कम है। मैं दूसरे दूसरे मुल्कों के सुप्रीम कोर्ट या दूसरे मुल्कों की पार्लियामेंट या उनकी सरकारें देखता हूं तो बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। हमारे यहाँ भी आज के वेबिनार में भी कोई महिला स्पीकर नहीं है या महिलाएं कम है। तो जब तक हम जो है वो डाइवर्सिटी नहीं लाएंगे अपने सिस्टम में, अपने अपने काम करने के तरीके में, तब तक ये नहीं होगा। जैसे मैं छोटी सी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ, लेकिन मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखिएगा थोड़े से भी लोग हैं, लेकिन आपको वहाँ जेंडर मतलब मैं आप बड़े गर्व के साथ फख्र के साथ कह सकता हूँ कि तीनों जेंडर हमारे यहाँ काम करते हैं। तो और बाकी रिलीजियस और सोशल डाइवर्सिटी तो है ही। तो ये जो डाइवर्सिटी का सवाल है सुनील जी, और अचानक हम देख रहे हैं कि लोग बहुत रिएक्ट कर रहे हैं, और संविधान, मर्यादा, कानून सबको ताक में रखकर, इसका कारण मुझे लगता है कि जो एक नया मिडिल क्लास बना 91 के उदारीकरण के बाद, और उसने दो काम किए। एक, उसने जो मिडिल क्लास था, जो मूलतः हिंदू अपर कास्ट था, हिंदू सवर्ण था, उसको ए पॉलिटिकल बना दिया। वो मस्त है अपने सोशल उसमें क्या कहते हैं, शॉपिंग मॉल में और अपनी नौकरियों में और सुविधाओं में। दूसरा,
जो नया मिडिल क्लास बना है, जिसकी कोई बहुत समय तक मैं ढूंढता रहा, मुझे वो डेटा नहीं मिल रहा है कि वो नया मिडिल क्लास जो बना है 91 के बाद, यानी इस 2 दशक में, वो नए मिडिल क्लास की सोशल डेमोग्राफी क्या है। और मुझे लग रहा है कि वो जो सोशल डेमोग्राफी मिडिल क्लास की चेंज हो रही है, उसने हिंदू अपर कास्ट को बहुत इनसिक्योर बना दिया है, और इस वजह से संविधान के ऊपर हमले बढ़ रहे हैं। सुनील जी, ये मेरा सवाल। जी सर, आपने जो कहा है ऐसे तो कोई और भी बोलना चाहते हैं? अगर हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है यहाँ पर, सेंटर ट्रेजरर साहब बैठे हैं हमारे, अनिल चौहान जी, और भी साथी बैठे हैं, जो बोलना चाहते हैं बोलें इस बारे में। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर मैं आपको कहूंगा, जो जो कॉस्ट्यूम सिस्टम है, इसमें आप कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन जो है महिलाओं का या दूसरे जो वो है SC ST हैं या अदर माइनॉरिटीज हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है, जबकि दूसरे देशों में हम देखते हैं कि कुछ बैलेंस हमें नजर आता है। तो देखिए, ये तो मैं आपको बताऊं कि ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन का एक मुद्दा रहा है और अभी भी है कि हम कॉलेजियम सिस्टम का विरोध करते हैं, और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का एक एक वो बने, कमीशन बने, हम उसकी डिमांड करते आ रहे हैं, जिसमें कि उसमें रिप्रेजेंटेटिव हो, एक कमीशन बने, तरीके से जो अपॉइंटमेंट है वो हो, एक सिस्टम हो। अभी क्या है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है, कुछ चहेतों को वो प्रमोट कर देते हैं, उसमें आ जाते हैं वो, तो प्रॉपर जो रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं मिल पाता। सच बात है। आज हाई सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में SC ST जो माइनॉरिटी हैं नहीं है, बहुत कम है, ना के बराबर है, ये बात सच है। और जहां तक महिलाओं का इशू है, ये हमारा बड़ा चिंता का विषय है। हम बड़ी कोशिश करते हैं कि एक बैलेंस बनाएं अपने प्रोग्राम में भी, अपने जो हमारे ऑफिस बेरर हैं उनमें भी, कि आए। लेकिन हाँ, जितना हम कोशिश हमें और करनी चाहिए, उसकी और आवश्यकता है, हम करेंगे, जरूर करेंगे। और 91 के बाद तो देखिए सिनेरियो चेंज हुआ, नो डाउट, जी कोई जी। बात नहीं है, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आई हैं और ट्रेड पॉलिसी आई हैं, तो एक इस तरह का कह सकते हैं, जो आपने बात रखी, इस तरह का एक मिडिल क्लास हमने पैदा कर दिया। ये पॉलिटिकल कहा जाए या उनको हम एक, मेरे हिसाब से कुछ कम्युनलिज्म भी बहुत ज्यादा फैला है। अभी भी हम देखते हैं जिस तरह से मिडिल क्लास के अंदर एक कम्युनल एक टेंडेंसी जो पैदा हुई है, ये हम देख रहे हैं, कंटिन्यूसली देख रहे हैं। हम कुछ भी हो जाए, कितनी महंगाई हो जाए, कितना करप्शन हो जाए, लेकिन हम हैं सरकार के साथ। कुछ भी हो जाए, मुसलमानों का विरोध करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, हिंदू दलितों का हमें विरोध करना ही करना है। और तमाम संगठन बन गए हैं, ब्राह्मण महासमाज से लेके पता नहीं कौन कौन से, खुलेआम जो दलितों को गाली देते हैं घरों पे, खुलेआम मुसलमानों के घर पे गाली देते हैं। आप देखें कुछ वर्षों से यूपी में क्या हो रहा है, ना केवल रेप हो रहे हैं, उसके अलावा भी क्या क्या हो रहा है। स्टेट का जो इन्वॉल्वमेंट है, स्टेटमेंट जो सक्रिय भूमिका है, ये चिंता का विषय। सबूत मिटाने की कोशिश की जाती है, 2 बजे क्रिमिनेशन होते हैं और मिलने से मना किया जाता है, को रोका जाता है। ये जो एक षड्यंत्र है, थोड़ा सा डेंजरस लग रहा है मुझे, थोड़ा सा ये चीज थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक है। बाकी ये समाजशास्त्रियों का काम है सुनील जी, पता करना। हमारे देश में अच्छे समाजशास्त्री नहीं है, और ये उनका काम है पता करना कि ये सोशल फिनोमेना क्या है। और जो आपने कॉलेजियम की बात कही, उसका मैं एक मैं कमेंट केवल उसमें कर दूं। मेरा जो एक ऑब्जर्वेशन है, कॉलेजियम सिस्टम केवल सुप्रीम कोर्ट को करप्ट नहीं कर रहा, जी 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 जी, ये हाई कोर्ट को भी करप्ट कर रहा है, और जजमेंट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। यानी मौजूदा कॉलेजियम को खुश करने वाले जजमेंट ही आएंगे। अगर 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 तमाम सारे हाई कोर्ट जो है वो अगर देखेंगे कि ये कॉलेजियम है और जो सरकार के साथ है, तो वो उन पार्टियों की जो सरकारें उनके राज्यों में है उसके खिलाफ फैसले नहीं करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट शायद अपवाद होगा कि वो उसने हाल फिलहाल में कुछ अच्छे फैसले किए हैं, लेकिन आप देखिए इमरजेंसी लगी और जबलपुर एडीएम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस आया, उसके बाद 10 हाई कोर्ट ने हैबियस कॉर्पस पे फैसले किए, हैबियस कॉर्पस की पिटीशन को एंटरटेन किया।
आज तो कोई इमरजेंसी नहीं है और कश्मीर के हैबियस कॉर्पस पेंडिंग है, क्योंकि बिल्कुल। कोई भी जो हाई कोर्ट्स हैं वो मौजूदा कोलिजियम, क्योंकि उनको भी तो जजेस को सुप्रीम कोर्ट में आना है ना, यस 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 यस। तो वो कॉलेजियम को नाराज नहीं करना चाहते। और सुप्रीम कोर्ट के जज सुनील जी मेरा एक प्रश्न है राठौर साहब से प्रश्न है, बड़ा मूल प्रश्न लोकतंत्र को लेकर। राठौर साहब अगर इजाजत दें सुनील जी। हाँ यस यस प्लीज प्लीज। सुनील जी, राठौर साहब का वक्तव्य भाषण सुना, मैं तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस रहा। मैंने चैट में भी अपने रिमार्क्स दिए। राठौर साहब, मुझे लगता है कि एक राष्ट्र के रूप में जब हम बनते हैं, जब सारे एकजुट होते हैं तो सबकी भावनाएं एक जैसी होती हैं, तो हम एक देश को लेके एक सपना होता है, सारे लोग मिलके आगे बढ़ते हैं, तो लोकतंत्र भी मजबूत होता है जब सबकी भावनाएं एक ही जैसी होती हैं। कहीं ना कहीं हमें ऐसा तो नहीं लगता कि जैसे कि हम हजारों सालों से जो हमारे देश में जो बिखराव है, जो जातियों को लेकर है, जो वर्ण सिस्टम है हमारे देश को में जो मौजूद रहा 3000 साल से, जो हमने एक पूरी की पूरी नस्ल को गुलाम बनाकर रखा, और उसके बावजूद भी हमारे अंदर जो हमारे जो सवर्ण लोगों के, हम लोगों के अंदर जो एक बचपन से हमारे मन में भरा जाता है कि हमारा जो इतिहास है बड़ा गौरवशाली रहा, हमें उस पर गर्व करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें लगता नहीं कि हमें संस्कार ही गलत मिले हैं, हमें जो अतीत से हमें सीखने का जो एक प्रेरणा मिलनी चाहिए थी, अतीत में हमने जो गलतियां की, जो हमारी जो नाकामियां हैं, हमें उससे सीख कर जब हमने 47 में हमने आजादी मिली, तो हमें एक राष्ट्र के रूप में हमको सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए था। जबकि हमारा जो समाज है वो ऑलरेडी एक खंडित समाज है, जातियों में बटा हुआ समाज है। जैसे दलित हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, बल्कि सवर्णों में भी अलग अलग कास्ट है। हर कास्ट अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में देखती है। हम जब रिश्ते की बात करते हैं तो मैट्रिमोनियल, आज इंग्लिश का भी देख लीजिए, जिसमें ज्यादा पढ़े लिखे लोग अपनी ऐड देते हैं, उसमें भी हर पढ़ा लिखा आदमी भी अपनी कास्ट के हिसाब से अपना वर्ड ढूंढता है। इसका मतलब वो जो बाकी जिसके साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, वो उसका अपना भाई नहीं समझ रहा, उसके साथ वो रिश्ता करने से हिचक रहा है, तो वो अपने आप में एक राष्ट्र है। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा, टॉप इंडिया के जो 10 साइंटिस्ट हैं उनमें से एक महिला है, उनके पति ने मुझे बताया वो ब्राह्मण कास्ट से आती हैं, तो उन्होंने कहा कि उनके पति जो है थोड़े गांधीवादी हैं। तो उन्होंने कहा कि रिश्ता ढूंढते हैं लड़के के लिए, उन्होंने कहा नहीं, आप ढूंढोगे तो आप किसी एक, मतलब मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता, कि आप बेटे के लिए वहां से रिश्ता ढूंढ लोगे। तो मतलब हम साइंटिस्ट बन के भी, प्रोफेसर बन के भी, डॉक्टर बन के भी, जो हम अपने ही समाज के, अपने ही देश के लोगों से घृणा करते रहेंगे, तो हम राष्ट्र के रूप में कैसे एकजुट होंगे और हमारा लोकतंत्र कैसे प्रभावशाली आगे बढ़ सकता है, विकसित हो सकता है। तो ये एक शंका मेरे मन में है। आपसे आपके विचार सुने अच्छे लगे, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपके क्या विचार है इस बारे में। अरे हरीश जी, आपने जो कुछ कहा उस आपके सवाल में आपका जवाब भी है। भारत के साथ त्रासदी ये है कि एक पैर को हमारा रॉकेट पर हम ले जाने के लिए मचलते हैं, लेकिन दूसरे पैर को हम गोबर में दबा कर भी रखना चाहते हैं। मैं एक बात अक्सर अपने मित्रों से भी पूछता हूँ, मैं खुद जैसा कहा, इस देश में जाति एक दुर्भाग्य है, और दुर्भाग्य से या सौभाग्य से जो भी कहें, हम लोग एक सवर्ण जाति, मैं खुद एक अगड़ी जाति से आता हूँ, बावजूद इसके मैं एक बात हमेशा पूछता हूँ कि इस देश में अगर ब्राह्मणों ने ज्ञान ही बांटा था पूरा, तो फिर यह देश अज्ञानी कैसे रह गया। इस देश में क्षत्रियों के बाहुबल से देश की रक्षा ही होती रही, तो बार बार इस देश पर आक्रमण हुए और यह देश पराजित क्यों हुआ। इस देश को वैश्यों ने धन धान्य पूर्ण रखा, तो यह देश गरीब और निर्धन कैसे होता गया। इस देश में सिर्फ 15 से 17% लोग जो सवर्ण हैं, वो उनके हाथ में सब कुछ रहा, और 80% लोगों को हम लोगों ने हाशिए पर रखा। और जब उनको उनके अधिकार देने की बात आती है, तो कहा जाता है कि यह समाज में विषमता इससे बढ़ेगी। हमको ये बात नहीं, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही बात है कि संविधान की रक्षा के लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि सत्ता में बैठे लोग क्या कर रहे हैं, उसके लिए भी जरूरी है कि जो लोग सदियों से समाज को चलाते रहे या समाज पर जिनकी ठेकेदारी चलती रही, वो अपने मनोभावों में बदलाव लाते हैं कि नहीं लाते हैं। दुर्भाग्य से पिछले कुछ दिनों में ये स्थितियां और विकट हुई हैं, और इस तरह का वातावरण आज फिर बनाया जाने लगा कि हमारी पुरानी परंपरा जो रही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की, ये लोग उसी परंपरा में जाने की बात करते हैं। ये अकारण नहीं हो सकता है कि ये कहा जाता है कि घर में आप जाइए तो आपके लिए पत्नी चाय बनाकर लाएगी। एक बड़ा नेता जब ये बात कहे कि आपके लिए आपकी पत्नी चाय बनाकर लाएगी, कितना अच्छा लगता है।
ये सब चीजें इसलिए हैं कि हम लोग अभी भी पिछले जो सदियों से हमारी जो एक मानसिकता चली आ रही है, हम उससे निकलने का प्रयास नहीं करते हैं। और उसी का नतीजा है कि हम अपने समाज में सिर्फ पिछड़ों और दलितों को ही नहीं, महिलाओं को भी किस नजर से देखते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पिछले दिनों में उन्नाव में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार और उसकी हत्या का मामला था। उस महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, लड़की के साथ, वो 20-21 साल की लड़की थी। फिर उसको जिंदा जला दिया गया था। और इस पर जब सवाल उठा, क्योंकि जिंदा जलाने वाले और रेप करने वाले सवर्ण थे, ज्ञान बांटने वाले थे, तो मैं न्यूज में काम करता हूं, एक न्यूज एंकर ने कहा, वो महिला ही है, उन्होंने कहा कि एक लड़की 5 बजे सुबह अकेले कहाँ जा रही थी। एक लड़की 5 बजे सुबह अकेले कहाँ जा रही थी, ये महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। महत्वपूर्ण यह है और सवाल इस पर उठना चाहिए कि किसी महिला के साथ, किसी युवती के साथ बलात्कार क्यों हुआ और उसकी निर्मम हत्या क्यों हुई। लेकिन जाति हमारे दिमाग में इस कदर बैठी हुई है कि हम उससे बाहर निकल नहीं पाते। तो संविधान पर खतरा सिर्फ इस सत्ता क्या कर रही है उसी से नहीं है, बल्कि हमारा समाज क्या कर रहा है उससे भी है। आपका सवाल बहुत मौजूद है। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं इस बारे में? मैं एक बात सिर्फ ऐड कर दूं, जो बात मैं एग्री करता हूं इनसे, राठौर साहब से, विचित मणि जी से, और वो ये कि हमारा समाज तो खंडित है ही है, लेकिन जो आज हम देख रहे हैं, इतना जो गैर मर्यादित काम हो रहा है तमाम सारा, जिसकी चिंता हम सब में है और संविधान को चुनौती मिल रही है, उसका एक मूल कारण जो है वो, जिसको मैं बार बार इशारा कर रहा हूं कि हमारे देश में जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने बहुत अध्ययन नहीं किया। और मुझे ऐसा लगता है कि दो बहुत अहम बातें हैं जो हमको ख्याल रखनी चाहिए। एक, हमारा भारत का संविधान जो है वो बराबरी का अधिकार सबको देता है, और इस बराबरी के अधिकार ने इस 3000 साल पुरानी व्यवस्था को चुनौती दी है। दूसरा, ये लागू कैसे होने लगा? लागू हुआ तब जब नई आर्थिक नीतियां, मैं उसका पक्षधर नहीं हूं, मैं उसका आउटकम बता रहा हूं आपको। जब नई आर्थिक नीतियां आई तो वो कुछ बड़े शहरों में उसका असर दिखाई दिया, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, बेंगलोर वगैरह में। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ये मार्केट सैचुरेट होते गए, वो बाजार छोटे शहरों में गया, वो लखनऊ गया, कानपुर गया, पटना गया और जगहों पे गया, और तमाम नए तरीके के पेशों की डिमांड आने लगी। सन 2000 के दशक के बाद से इस नए मार्केट की वजह से जो नया एक मिडिल क्लास बनकर आया, चाहे वो गूगल के जरिए आया, फ्लिपकार्ट के जरिए आया और तमाम एक्टिविटीज के जरिए आया, उस नए मिडिल क्लास में बड़ी संख्या में मुसलमान, दलित, ओबीसी आ रहे हैं, आ चुके हैं। उनके इन समाजों से इंटेलेक्चुअल्स की, पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स की एक नई नस्ल तैयार हो गई है। तो आज जो इनसिक्योरिटी आप देख रहे हैं, कि जो लेजिटिमेसी नरेंद्र मोदी को मिल रही है, जो तमाम तरीके के जो सांप्रदायिकता आप देख रहे हैं, उसकी मूल वजह यही है कि जिनका हजारों साल से सत्ता में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सत्ता में वर्चस्व था, उन वर्चस्व को ये नया मिडिल क्लास चुनौती दे रहा है, और वो इनसिक्योरिटी ही सारी समस्याओं की जड़ है। थैंक यू वेरी मच। अध्यक्ष महोदय, मेरा यस प्लीज। मैं सच में वेट कर रहा था, मैं बीच में रोक रहा हूँ पदम जी, मैं सच में वेट कर रहा था कि पदम भाई का अभी तक सवाल नहीं आया, मतलब सीरियसली मैं बोल रहा हूँ। प्लीज प्लीज पदम भाई। मेरा सवाल टंडन साहब से है। उन्होंने बड़ा अच्छा मूल भावना के ऊपर बताया, संविधान की मूल भावना के को बचाए रखने की जो कवायद हमेशा रही है संविधान के पक्ष में बोलने वालों की। तो इसी संदर्भ में कई चीजें, और ये मिडिल क्लास और ये सब जो बातें बाद में जोड़ी हैं, मिडिल क्लास, नया मिडिल क्लास जो जुड़ा है, इसके लिए उन्होंने जो ये जानकारियां दी, धन्यवाद।
इसी में सवाल आगे और पैदा हुआ कि ये संविधान हमारा जब से बना है तब से ही इतिहास में कई सारी चीजें ये देखने को मिल रही है कि ऐसा लगता नहीं है कि संविधान की भावना को बचाने की जो पीछे भी सरकारें रही हैं और सरकार है उनकी भावना कुछ ज्यादा अच्छी रही है कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होते हुए यहाँ के जो मंत्र हैं और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और अर्धसैनिक बलों की जो मंत्र हैं ये संस्कृत में है। दूसरा कि जनता के पैसों से कई उद्यम खड़े किए गए और उन उद्यमों को, मारुति का एक उदाहरण लिया जा सकता है, और उन उद्यमों को बेचने का सिलसिला बहुत पहले से शुरू हो गया। मारुति बिक गया था, मारुति चला गया सुजुकी के हाथ में, जनता के पैसे से। एम्बेसडर कार कंपनी जो है जनता के पैसे से बनी है, उसका अभी क्या हाल है वो भी देखा जा रहा है। रेलवे में 25 लाख कर्मचारी हुआ करते थे 2001 में, आज 10 लाख से भी कम होने की ये उस कगार पर आके खड़े हो गए हैं। तो ये जो चीजें हो रही हैं ये इससे नजर नहीं आता। और हरी सर ने भी ये बात उठा दी कि जातियों को लेकर और यहाँ राष्ट्रीयताओं का रिकॉग्निशन की भी उन्होंने जो बात कही कि यहाँ पर हर जाति अपने आप को अलग अलग राज्य मानती, अलग अलग नेशनलिटी मानती है। दरअसल इसमें भी एक बात ये भी है कि राष्ट्रीयताएं तो हैं और इन राष्ट्रीयताओं को रिकॉग्नाइज करने की भी बात संविधान में नजर आती है कि रिकॉग्नाइज कर रही है सबकी भाषा, सबके रंग और सबकी संस्कृति को। लेकिन यहाँ एक रूप संस्कृति के नाम पर सबको एक ही रंग में रंगने की जो जबरदस्ती चल रही है, जो जबरदस्ती हुई है, इसका असर आज देखने को मिल रहा है कि संस्कृति के नाम पर, धर्म के नाम पर इन सारी संस्कृतियों का जो लोप किया गया है, सारी लोक संस्कृतियों को खत्म करने की कोशिश की गई है, भाषाओं को दबाने की कोशिश की गई है और दूसरी राष्ट्रीयताओं को, उनकी पहचान को मिटा देने की कोशिश की गई है। बहुत ही आघात पहुंचा है हमारे संविधान की मूल भावना पर। इनको पहचानना, इसको रिकॉग्नाइज करके और इस पर इसकी रेमेडी के बारे में भी हमें सोचना होगा। इसके ऊपर हमारे जो वक्ता, दोनों वक्ता रहे हैं, मुख्य रूप से टंडन साहब से मेरा सवाल है, संविधान की मूल भावना के विषय को उन्होंने उठाया था, तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि क्या रास्ता हमें मतलब तलाश दिखना चाहिए, उसकी तरफ नजर रखनी चाहिए कि इस चीज को डायग्नोज करें और इनकी रेमेडी के बारे में सोचा जाए। धन्यवाद जी। बढ़िया सवाल आपने पूछा है और मैं दो उदाहरण, आप ही के बातों से दो उदाहरण देता हूं। एक, आपने बात कही कि संविधान को रक्षा करने या संविधान की मूल भावना को बचाने की नीयत कितनों में है। तो वो बहुत, संविधान बनने के 6 महीने के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने 2 कदम ऐसे उठाए। एक तो जिसकी चर्चा बहुत सब में है कि आर्टिकल जो 356 है वो केरल में लागू हो गया और राष्ट्रीय शासन लागू हुआ। तो पहला जो हमला फेडरल सिस्टम पे हुआ वो तो नेहरू के द्वारा ही हुआ, जो कि संविधान सभा के सदस्य थे और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। दूसरा हमला भी उन्हीं की तरफ से आया और वो हमला आया कि आर्टिकल 19(1)(a जो कि बोलने की, विचारों की आजादी का हमको अधिकार देता है और हम सब लोग उससे प्रभावित होते हैं। और विचित्र मणि और मैं क्योंकि पत्रकार हैं तो हम ज्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि हम मास मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं। आर्टिकल 19(1)(a तो विचारों की आजादी देता है, उसका पैराग्राफ 2 तमाम सारे अपवाद भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी है, डिफेमेशन है, तमाम सारी चीजें हैं जो उसके अपवाद भी हैं कि वहां पे आपकी फ्रीडम को रोका जा सकता है। भारत में
जब संविधान लागू हुआ तो उसके 6 महीने के अंदर इस आर्टिकल 19(1)(a) में परिवर्तन कर दिया गया और उसका नतीजा ये हुआ कि आज जब हम संविधान के 71 साल बाद आपस में बात कर रहे हैं तो विचारों की आजादी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक भी कानून नहीं है। कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं केवल, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास जैसे तमाम सारे जजमेंट्स हैं जिनके आधार पर हम बोलने की आजादी को अपना क्लेम करते हैं, लेकिन एक भी कानून नहीं है जो आर्टिकल 19(1)(a) पे बना हो। लेकिन उसके अनुच्छेद 2 पर दर्जनों कानून बन गए, चाहे वो सिडिशन का लॉ हो जो पत्रकारों पे एक्टिविस्टों पे लागू हो जाता है, और इसी सिडिशन के लॉ पे, इसी सिडिशन के अधिकार पे एक बलवंत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है। बलवंत सिंह ने क्या किया था कि खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था और उन्होंने कहा था राज करेगा खालसा। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में कहा कि केवल नारा लगाना सिडिशन नहीं है। दूसरी बात तो आपने कही पब्लिक सेक्टर वाली, तो पब्लिक सेक्टर, रेलवेज, ये सारी चीजें देखिए, वो जो बात मैं शुरू में कर रहा था कि एक इनसिक्योरिटी जिसको हमारे समाजशास्त्री नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये डेमोग्राफिक इनसिक्योरिटी क्यों है, जिसको आप व्हाइट सुप्रीमेसी कह सकते हैं अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये जो व्हाइट सुप्रीमेसी जैसा एक सिंड्रोम हमारे देश में है, खासकर सवर्णों में, कि सारे संसाधनों पे कब्जा उसका होना चाहिए, बाकी लोग जो है प्रजा हैं। तो ये जो पब्लिक सेक्टर पे हमला आप देख रहे हैं वो इसी वजह से है। पब्लिक सेक्टर जैसे आपने कहा पब्लिक मनी से होता है, उसकी शेयर होल्डिंग पब्लिक है, उसमें आरक्षण लागू होता है, और जब आप उसका निजीकरण करते हैं तो निजीकरण समाज के उसी हिस्से को जाता है, उसका फायदा, उसकी मलाई, जो सैकड़ों साल से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सत्ता पर काबिज है। और वहां आरक्षण नहीं होगा, वहां मौके नहीं मिलेंगे, वहां इंक्लूसिविटी नहीं होगी। तो ये जो दोनों वजह हैं कि जो नियत की बात आपने कही, वो नियत भी उसी से, और जो पब्लिक सेक्टर्स को किस तरीके से डायल्यूट किया जा रहा है, रिसोर्सेस को वापस जो कब्जे में किया जा रहा है, उसका कारण वही मुझे दिखाई देता है कि अचानक पिछले कुछ 2-3 दशकों में हिंदू अपर कास्ट को ये लग रहा है कि सारे संसाधनों पे कब्जा उसका होना चाहिए, वो कब्जा कमजोर हो रहा है, तो नैतिक अनैतिक किसी भी ढंग से उस कब्जे को कायम रखना है। और यही एक सिंड्रोम है, यही एक कमजोरी है, यही एक बीमारी है जो इस करप्ट सरकार को भी तमाम तरीके की लेजिटिमेसी दे रही है। इस मीडिया को भी अगर आप देख लीजिए, जिसको आप गोदी मीडिया कह रहे हैं, ये मीडिया में भी प्राइम टाइम पे एक आध अपवाद को छोड़कर सारे जो एंकर्स हैं, सारे जो संपादक हैं, वो समाज के उसी वर्ग से आ रहे हैं जो इनसिक्योर है। धन्यवाद सुनील जी, इजाजत दे तो एक प्रशांत जी को एक सुझाव देना चाहता था, एक थोड़ा सा जी प्रशांत टंडन जी ने स्टार्टिंग में बड़ी अच्छी बात बोली थी और मैं उसी के सपोर्ट में एक बात कहना चाहता हूँ कि जब प्रशांत जी ने कहा कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए, हर समुदाय को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, और उन्होंने कहा भी कि हमारे देश में अच्छे समाजशास्त्री नहीं है जो कि इस और हमें समझा सकते। तो मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मैंने भी अभी, क्योंकि हम सवर्ण बैकग्राउंड से आते हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर के प्रति हमारा रुझान कभी नहीं रहा जीवन भर में, जो एक भारतवासी के लिए होना चाहिए था। अभी हाल में जब ये आग लगनी शुरू की है, जो बिल्कुल संघ ब्रिगेड जब आ गई, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे आग लगाने लगी, तो हमने भी पढ़ना शुरू किया। डॉक्टर अंबेडकर की किताब जब मैंने पढ़ी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तो सारे दिमाग की खिड़कियां खुल गई। मतलब मुझे नहीं लगता कि भारत के समाज के ऊपर इतना अच्छा विश्लेषण
अभी तक किसी ने किया होगा। और आनंद तेलतुंबड़े जो अभी 14 अप्रैल को अरेस्ट किए गए थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जो दर्जा कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र का जो महत्व है जो पूरे विश्व में है, वही भारत में डॉक्टर अंबेडकर की जो किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का वही महत्व है। तो मुझे लगता है कि भारत के समाज को अगर समझना है और उसमें जो पुराने समय में जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारना है, तो मुझे लगता है कि पूरे भारत के लोगों को और स्पेशली हम सवर्ण लोगों को इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए, जिससे कि हम एक नए भारत का निर्माण कर सकें। जी सर। जी बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। मैं एक बात कहना चाहूंगा, सॉरी, जो सारी बातें हुई, हरीश जी ने कहा, प्रशांत जी आपने भी कहा, और मुझे पदम जी ने जो इसकी शुरुआत की, जाति के विमर्श को देखिए कि बातें चाहे जितनी अच्छी हो जाएं, ये सिर्फ न्यूज रूम या बाहर की नहीं है। आप कैबिनेट को उठाइए, सबसे ऊपर से उठाइए, कैबिनेट में 24 या 25 मंत्री हैं टोटल, उसमें 18 सिर्फ सवर्ण हैं, मतलब 75% करीब हुए। आबादी जिनकी 15-17% है, कैबिनेट में जो इस देश के नीति निर्धारक हैं, निर्णायक हैं, वो 75% हैं। तो जब शुरुआत ऊपर से ही, ये पर्कोलेशन थ्योरी के तहत देखें तो ऊपर से ही जब गड़बड़ियां शुरू हो गई हैं तो नीचे तक वैसे ही जाएंगी, क्योंकि हम लोगों ने एक ऐसा समाज बना रखा है जिसमें अगर पिछड़ों को या जो उपेक्षित वंचित तबके के लोग रहे हैं, अगर उनके अधिकारों की बात होती है तो ऐसे लगता है जैसे उन पर दया की जा रही है, जबकि वो उनका मौलिक अधिकार है। मैं मौलिक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, शायद धृष्टता हो, इस संविधान में मौलिक अधिकार में ये बात उस तरह से नहीं है, लेकिन वो उनका मौलिक अधिकार है जिस पर दूसरे लोगों का कब्जा सदियों तक रहा। इसलिए जो अभी हरीश जी ने बात कही एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तो अंबेडकर की एक और किताब है हु आर द शूद्राज, ये अगर हम लोग पढ़ लें ये भी साथ में, तो शायद बहुत कुछ स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। थैंक यू। हमारे राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट हैं और 2 बार जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के, सोमदास शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। वो कुछ कहना चाहते हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कुछ कहें। मुझे सारे विमर्श में जो प्रशांत जी ने एक सवाल उठाया था कि जुडिशरी में महिलाओं की संख्या या दलितों की संख्या नहीं है, उसके बारे में एक कमेंट करना चाहता हूं। देखिए, बायस तो होती है हमेशा, लेकिन इसमें जुडिशरी में जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है नहीं, खत्म हो रही है, और इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है कहीं। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सुदृढ़ खंबा है हमारी डेमोक्रेसी का, लेकिन इसकी कहीं अकाउंटेबिलिटी नहीं है। क्या ये कर रही है? कॉलेजियम सिस्टम आया तो हम ये हाल देख रहे हैं कि जब से कॉलेजियम सिस्टम आया, इट इज सकम्बिंग टू दी एग्जीक्यूटिव, और कितने सवाल इसकी पवित्रता के ऊपर उठे, करप्शन के उठे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो एग्जीक्यूटिव जब जुडिशरी को अपॉइंट करती थी तो बहुत अच्छे जज होते थे, लेकिन अगर हम तुलनात्मक तरीके से देखें तो तब के जज और अब के जजों में जमीन आसमान का फर्क है। अकाउंटेबिलिटी का ना होना एक कारण है, और कोलिजियम सिस्टम का पारदर्शिता ना होना। इसलिए इसमें जब तक हम इंडिपेंडेंस इसकी बरकरार ना रखें, बिकॉज एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी साइन को नॉन फॉर सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी। इफ वी वांट टू strengthen our constitutional institutions, it is imperative that we must have an independent judiciary. It is not. It must be accountable also. It is not. Therefore, we have to strengthen an institution of appointment of judiciary. It should not go back to the executive.
Therefore, All India Lawyers Union has always been and has been continuously campaigning for establishment of National Judicial Commission, which must have power to appoint or recommend to the President the name after scrutinizing, having antecedents of the person to be appointed, well investigated through its own machinery, and it must have also a power to transfer, because the policy of transfer is used to browbeat the upright judges. Yes. And third, it must have to suggest the punishment to the erring judges, to the judges who are found guilty of any misdemeanor. This is what we have been campaigning for. The second point which I want to make is this, that after the economic policy, liberalization of economic policy, after 1991, what has happened socially and economically? The Mahila, Dalit or SC and tribes and other working people, they have been marginalized. Even महिलाओं के ऊपर जो शोषण बढ़ा है, क्योंकि महिलाओं को तीन तरीके से शोषण का मुकाबला करना पड़ता है, एज ए सिटीजन, एज ए महिला एंड एज ए लेबरर ऑल्सो। चाहे वो अभी हमने देखा कि खेतों में काम करने वाली हो, चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाली हो, तो इन इकोनॉमिक पॉलिसीज का जो असर पड़ा है, इससे वो और उनकी जो कैपेसिटी थी टू पुश इन द सोसाइटी अहेड, वो बहुत क्षीण हो गई है। और इसीलिए हम ये जितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था वो हम नहीं देखते हैं। बायस, कोलिजन सिस्टम का भ्रष्ट होना और इकोनॉमिक पॉलिसीज का असर, यही बात मैं रखना चाह रहा था जब मैंने टंडन साहब को सुना। धन्यवाद सुनील जी, आपने मुझे मौका दिया। आई एम वेरी ग्लैड, थैंक यू वेरी मच। सर आपने बहुत ही पॉइंट वो रखे हैं, गुड पॉइंट। टंडन जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, इसमें मैं पूरी तरीके से एग्री हूँ इनसे कि ये इकोनॉमिक, वही बार बार मैं इशारा कर रहा हूँ कि 1991 के रिफॉर्म्स के बाद जो सामाजिक परिवर्तन हुए उस पे सामाजिक काम नहीं हुआ है हमारे देश में बहुत ज्यादा। और दो एक मिसाल मैं इनको देता हूँ, जैसे अमेरिकन सिस्टम में नॉट बी वेरी वेरी आइडियल शर्मा जी, बट यू नो अमेरिका में जज तो पॉलिटिकल पावर जरूर अपॉइंट करती है, लेकिन सीनेट अप्रूव करती है, और सीनेट वहां का अपर हाउस है, वो ये अख्तियार उनके लोअर हाउस को भी नहीं है। तो ये एक मॉडल हो सकता है कि जो हमको इसमें से कुछ वैल्यूज हम लें। और दूसरा, मैं इंक्लूसिविटी के दो एग्जाम्पल, अभी जब राठौर साहब बता रहे थे कैबिनेट के बारे में, दो तीन मिसाल देता हूं। अभी बाइडेन ने, आप देखिए कि जो टीम अपनी अनाउंस की उसमें 20 इंडियंस हैं, 20 इंडियन मूल के लोग हैं। ये जो इंक्लूसिविटी है विदेशों में, कुछ साल पहले मैं ईरान गया हुआ था और वहां जिस दिन मैं उनकी पार्लियामेंट में गया, वहां विमेन रिजर्वेशन पे एक बिल पास हो रहा था। तो वो बिल उनका वॉइस वोट से पास हो गया, कोई डिबेट नहीं हुई। तो मैंने पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ, कोई डिबेट नहीं हुई, किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने बोला नहीं। तो वहां के एमपीज ने बताया कि ये रिजर्वेशन तो केवल कानूनी मोहर है, हमारी पार्लियामेंट में ऑलरेडी इतनी महिलाएं हैं जितना रिजर्वेशन में कहा जा रहा है। कनाडा का एग्जाम्पल देखते हैं। कनाडा में हमारे अभी हाल फिलहाल तक, कुछ महीने पहले तक अकाली दल केंद्र में सरकार में पार्टनर था, लेकिन एक भी सिख कैबिनेट मिनिस्टर नहीं था। पुरी साहब एमओएस हैं, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। हरसिमरत कौर एमओएस थी। कनाडा में सिख जो है वो 1.5% की पॉपुलेशन है लगभग वहां पे, लेकिन 3 कैबिनेट मिनिस्टर हैं।
और 50% महिलाएं हैं उनके कैबिनेट में, 50%। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो हमको देखने चाहिए। हम तुलना करते हैं पाकिस्तान से और दूसरे मुल्कों से, हमको तुलना अपनी अच्छे मुल्कों से करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। अब मैं इससे पहले कि जयशंकर अग्रवाल जी की तरफ जाऊं वोट ऑफ थैंक्स की, मैं अनिल चौहान जी से निवेदन करूंगा कि वो आए, और बिना शेर व शायरी के तो हमारा प्रोग्राम एंड नहीं होना चाहिए। अनिल चौहान सर। साथियों, आज का जो जीवंत डिस्कशन हुआ बहुत अच्छा, और मैं ऑल इंडिया लायंस यूनियन दिल्ली यूनिट को इसके लिए बधाई देता हूं कि टंडन जी और राठौर साहब ने बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखी, संविधान के बारे में सारी बातें रखी, और जो चिंताएं व्यक्त की वो आगे के लिए एक रास्ता भी प्रशस्त उन्होंने किया। ये जो प्रोग्राम सुनील जी ने आयोजित किया वो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जो हमारा प्रोग्राम होता है उसके साथ लिंक करके हम क्या करते हैं। तो सुभाष जी के 2 नारे मुझे आज बड़े याद आ रहे हैं। एक तो उन्होंने कहा था दिल्ली चलो। आज जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हमारा हो रहा है, पूरे देश में लोग कृषि कानूनों के खिलाफ लड़े हैं, इससे कहीं ना कहीं हमारा संविधान में जो सेपरेशन ऑफ पावर की बात टंडन साहब ने अपनी बात रखते हुए कही, क्योंकि कृषि जो है वो राज्य का विषय है, उस पर केंद्र सरकार ने आनन फानन में जिस तरह से कानून बनाए, वो हमारी कानूनी प्रक्रिया जो संविधान की प्रक्रिया है उसके खिलाफ उन्होंने किया। तो एक तो ये दिल्ली चलो का जो नारा था, तो मुझे ये मैं अपील करूंगा अपने सभी साथियों से कि इस किसान आंदोलन में जो संभव हो सके अपने से मदद करें और इसमें हिस्सा लें, लोगों के बीच में समझाएं कि इसके इफेक्ट क्या होंगे। किसान तो इससे 30% प्रभावित होगा, लेकिन जो दूसरे हमारे सेक्शन है जिनकी बात मेहरा साहब ने की, जिनका जो है बाकी जो लोगों ने रखा वो ज्यादा इससे प्रभावित होंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो आजादी को बरकरार रखने के लिए, संवैधानिक मूल्यों को रखने के लिए हमें भी ये एसी की राजनीति छोड़नी पड़ेगी, हमें भी सड़कों से लेकर संसद तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और कुछ प्रतीकात्मक हमें भी करना चाहिए किसान आंदोलन के बारे में। यही मेरा कहना था आप लोगों से कि ये हम, जैसा कि वो पिछले दिनों आता रहा कि बाहर निकलो मकानों से, जंग लड़नी है बेईमानों से, तो इस तरह से जो हमें लड़नी है। तो इसी के साथ मैं सुनील जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जो बात कही और मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनिल चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने रखी। और मैं आपको बता दूं जो बात कही आपने कि हमें जुड़ना चाहिए, जरूर जुड़ना चाहिए। उसके बावजूद के NIA का एक्ट लगाया जा रहा है, खाते सीज किए जा रहे हैं। मेरी आज सुबह ही बात हो रही थी SFI के कुछ लोगों से मॉर्निंग में, वो बोल रहे हैं कि हमारा खाते सीज कर दिए। तो मैंने पूछा राजन कारण क्या है, तो बता रहे हैं कि आपका रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अब इनसे पूछो NSCI AVP जो इतने पुराने ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रहे हैं वो कौन से रजिस्टर्ड है। खैर, लेकिन लोग, अच्छी बात है, RSS भी रजिस्टर्ड नहीं है। जी RSS भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो खाता सीज कर दिया जाता है SFI की, उनकी एक्टिविटी रोकने के लिए। देखिए हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग काम कर रहे हैं, लोग करते रहेंगे। अभी मैं स्टेट प्रेसिडेंट श्री जयशंकर अग्रवाल जी से कहूंगा, सर आए और लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स के साथ अपनी बात रखते हुए इस प्रोग्राम का समापन करें। सर जयशंकर अग्रवाल जी। धन्यवाद सुनील जी, मेरी बात आ रही है? एकदम बारीक बोलिए। अच्छा, धन्यवाद। हाँ सुनील जी, श्री प्रशांत टंडन जी, एडिटर फ्रीडम एक्सप्रेस, श्री विचित्रमणि राठौर जी, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट शोभा शर्मा जी, ऑल इंडिया के ट्रेजरर श्री अरविंद चौहान जी, सुनील जी, होस्ट संजय कुमार जी, और साथियों और भाइयों, आज का ये वेबिनार बहुत ही रोचक रहा, मैं तो कहूँगा, क्योंकि इसमें सारे आइडियाज हमारे यहाँ आए हैं। कल 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है, और इस समय पर हमारा जो सोच है, हमारी जो आशंकाएं हैं कि देश में हमारा संविधान
सही रास्ते में चल रहा है या नहीं। संविधान की एक क्राइसिस पैदा हो गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोग देखते हैं कि कुछ दिनों से जैसे करके कश्मीर में 370 हटाने का जो काम किया गया, वहां की असेंबली की सलाह नहीं की भी गई। जिस ढंग से CAA या इनकी कानून की गई, और वो क्लियर है कि वो कानून जो है वो अपने आर्टिकल इक्वालिटी को वायलेट करते हैं। और अभी फार्मर्स एजिटेशन चल रहा है, जिनकी कानूनों के बारे में हम जानते हैं कि वो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को खंडित करता है, उसको भी दे देता है। तो इस हालत में हमारी ये जो वेबिनार बहुत महत्वपूर्ण और हमारे लिए ज्ञानवर्धक रही। एक चीज मैं कहूंगा इस बारे में कि हमारे संविधान का 1973 में एक जजमेंट आया था, जिस जजमेंट को केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला ये जजमेंट कहते हैं। इसमें बड़ी क्लियरली संविधान का जो बेसिक फीचर है उसमें ये क्लियरली आर्टिकुलेट हुआ कि सेकुलरिज्म हमारा एक बेसिक फीचर है। ठीक वैसे ही फेडरलिज्म भी हमारा एक बेसिक फीचर है। ये दोनों जो बेसिक फीचर्स हैं, इनको अगर हम किसी भी धर्म से इनको अगर नुकसान पहुंचाते हैं, इनको वायलेट करते हैं, तो फिर हमारी संविधान क्राइसिस में है, ये कहना ही पड़ेगा। और यही अभी हो रहा है। भाइयों और दोस्तों, हम आप सभी को इस वेबिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए और हमारे जो वक्ता है प्रशांत टंडन जी और विजितमणि राठौर जी के इल्यूमिनेटिंग स्पीच के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आप सभी को इस प्रोग्राम को सफल करने के लिए मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि सुनील जी से कि ऐसे प्रोग्राम और भी वो ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। ये कहकर मैं अपना शेष करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।